जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं एहतशाम रशीद फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स या फंक्शंस को। इससे पहले हम C++ में फंक्शंस पढ़ चुके हैं, लेकिन C# में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट हैं फंक्शन के साथ, उनको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, सबसे पहले मेथड क्या होता है, डेफिनेशन आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी कोई आपसे पूछे आपको डेफिनेशन जरूर आना चाहिए। नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आपने याद रखना है। मेथड डिक्लेरेशन, मेथड को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, आपने सबसे पहले रिटर्न टाइप बतानी है, फिर मेथड का नेम है और उसके बाद मेथड की बॉडी है। ये जनरल सिंटैक्स है। अब ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज इसके जो रूल्स है स्पेसिफिक सिचुएशन में वो क्या है, वो C# के वाले से आइए हम देखते हैं। ये देखें, ये आपने एक कंसोल एप्लीकेशन बनाई हुई है। इधर इंटरनल क्लास ये ऑलरेडी मौजूद है और स्टैटिक वाइड मेन ये फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है। तो फंक्शन हमने बनाना है, फॉर एग्जांपल आप एक डिस्प्ले का बनाना चाहते हैं, वाइड डिस्प्ले, और आप इधर लिख देते हैं सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। एक लाइन आपने इसमें फंक्शन में लिख दी है, इसको आपने कॉल करना है। तो इस लाइन की बजाय हम इसको आप कैसे कॉल कर सकते हैं, सिंपल अगर आप डिस्प्ले लिखेंगे। अब देखिए डिस्प्ले इधर अवेलेबल ही नहीं है, ये इंटेलिजेंस फीचर जो है ना, अब डिस्प्ले फंक्शन हमने बनाया है लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। वो इस वजह से कि ये स्टैटिक मेन है। स्टैटिक फंक्शन ये सिर्फ स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है। तो इसको एक तरीका तो ये है कि आप इसको स्टैटिक कर लें, स्टैटिक वाइड मेन। अब ये डिस्प्ले इधर जो है देखिए, अब जो ही लिखना शुरू करेंगे डिस्प्ले, तो ये इधर आ जाएगा और इसको आपने लिखा है, ये एरर खत्म हो गई है। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात स्क्रीन पे आ जाएगा। ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका ये है, अगर आप स्टैटिक नहीं बनाना चाहते, इसको आपने सिंपल वाइड डिस्प्ले वाला रखा है, तो पहले आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम। तो मैं प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, P1 इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। ये ऑब्जेक्ट बन गया इसका। अब आप इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर सकते हैं, P1 डॉट लगाएंगे तो इसका डिस्प्ले फंक्शन अवेलेबल है, डिस्प्ले, और आप इसको कॉल कर लें। अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो ये दो तरीके हैं इसको मेथड को कॉल करने के। अगर आप एक इधर अलग से क्लास बना लेते हैं तो फिर उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो जब हम क्लासेस पढ़ेंगे उस वक्त डिटेल से देखेंगे। तो ये दो तरीके जो हैं हमें इनकी समझ आ गई कि हमने कैसे ये यूज़ करने हैं जी। उसके बाद है जी मेथड कॉल। मेथड कॉल ये जो है ना, ये मेथड कॉल है। हम फंक्शन का जब नाम लिखते हैं तो वो मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है, इसे मेथड कॉल कहते हैं। अच्छा जी, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। अब ये देखें, ये जो स्टैटिक मेथड है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको एग्जीक्यूशन के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, जिस तरह अभी हमने डिस्प्ले एग्जीक्यूट किया था। यहाँ आपको याद होगा कि हम यूज़ करते रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और इधर हम ये जो मैथ क्लास है, अब देखिए हमने क्लास का नाम लिखा है डॉट लगा के, तो हमने इसका फॉर एग्जांपल सीलिंग फंक्शन है, ये इसको यूज़ कर लेते हैं 6.7। अब ये फंक्शन हमने यूज़ किया है। अब देखिए ये जो मैथ है, हमने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने मैथ क्लास लिखी है और साथ ही उसके फंक्शन अवेलेबल है। तो ये जितने फंक्शन है सारे स्टैटिक फंक्शन है। अगर ये स्टैटिक ना होते तो हमें पहले मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ना था, फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के उसको कॉल करना पड़ना था। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सीलिंग फंक्शन क्या करता है, 6.7, इससे जो बड़ा है इंटीजर होल नंबर, ये वो रिटर्न करेगा 7। ये बेशक 6.7 हो या 6.1 हो, इसने आपको हमेशा 7 रिटर्न करना। सीलिंग जो नंबर आप इसको डबल प्रोवाइड करेंगे उससे जो बड़ा होल नंबर है, ये होल नंबर प्रोवाइड करेगा। इसी तरह फ्लोर का फंक्शन है, वो इससे छोटा होल नंबर आपको प्रोवाइड करेगा, फ्लोर। तो इसको अगर आप एग्जीक्यूट करके देखें तो ये आपको 6 रिटर्न कर देगा। तो इसके अलावा हम मैथ कुछ फंक्शन पहले भी पढ़े थे, ये दो फंक्शन आज हमने देख लिए हैं। इसके अलावा इस क्लास में एक स्टैटिक कांस्टेंट भी मौजूद है। फ्यूचर में अगर कभी आपने वो मैथमेटिकल काम कर रहे हैं और आपको पता है कि मैथ में एक क्वांटिटी है पाई, जिसकी वैल्यू 3.151415 होती है,
तो बजाय इसके कि उसको आप कांस्टेंट डिक्लेयर करें, आप डायरेक्ट मैथ डॉट आप पाई लिखेंगे तो ये हमारे पास पाई आ जाएगा। इस तरह भी आप इसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं और इसको किसी कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये कांस्टेंट हमारे पास अवेलेबल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखें 3.1415 और ये आगे इसकी जो वैल्यू है जी। उसके बाद जी मेथड में अगर हमने पैरामीटर पास करने हैं, अच्छा ये जो मेथड है इसमें अगर पैरामीटर हमने पास करने हैं तो इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने पैरामीटर लिखने हैं। ये तो डिस्प्ले का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ स्टैटिक इंटीजर मैक्सिमम का एक फंक्शन बनाता हूँ, इंटीजर ए और इंटीजर बी, दो इसको वैल्यू हम पास करेंगे तो ये उसमें से जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर देगा। तो इसको हम सिंपल, इसका जो तरीका है वो ये है कि हम इधर एक इंटीजर बनाते हैं m या मैक्स बना लें और इसको असाइन कर देते हैं a, और इधर हम लिख लेते हैं इफ़ मैक्स इज़ लेस दैन b। अगर ये b से भी छोटा है तो फिर मैक्स जो आंसर है वो b के बराबर आ जाएगा और एंड पे आप रिटर्न मैक्स को करवा दें। तो इधर हम अब लिख लेते हैं जी कंसोल डॉट राइट लाइन। पहले जो हमने डिस्प्ले फंक्शन लिखा था वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो है ना ये रिटर्निंग फंक्शन है। कैलकुलेट करके मैक्सिमम ने कुछ रिटर्न करना है तो हमने रिटर्न टाइप इधर लिखनी है इंटीजर। तो इधर हम राइट लाइन में लिख देते हैं मैक्सिमम और इसको दो नंबर पास कर देते हैं 32 और 65। तो इसको एग्जीक्यूट करें तो ये इन दोनों में से जो मैक्सिमम है ना वो रिटर्न कर देगा। अच्छा वो कह रहे हैं बिल्ड एरर्स है, अच्छा इधर ब्रैकेट नहीं है, इसको ब्रैकेट लगा लें। तो इन दोनों नंबर में से जो मैक्सिमम 65 वो हमें रिटर्न हो गया। इसी तरह अगर 3 है या 4 है तो वो आप कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, अच्छा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स की अगर आप वैल्यू असाइन ना करें तो उसकी जगह जो वैल्यू ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो असाइन कर दे किसी वेरिएबल को वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी इंटीजर b इज़ इक्वल टू मैं कर देता हूँ 100, अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब अगर तो आप इसको कॉल करेंगे तो इसने तो 65 रिटर्न करना है, लेकिन अब ये भी ऑप्शन है आपके पास कि आप सिंगल पैरामीटर से कॉल कर लें। अब देखिए मैक्सिमम वो आप सिंगल पैरामीटर से कॉल कर सकते हैं। अब इस सूरत में b की वैल्यू 100 होगी, इसको आप एग्जीक्यूट करें तो देखिए आपको जो रिजल्ट है वो 100 मिलेगा। ये देखें, तो इन्हें हम कहते हैं जी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो इस तरह आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ना लास्ट पे आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं जी हम a को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं और b की वैल्यू जो है वो रन टाइम पे आप चाहते हैं 32 b को साइन हो, तो इस तरह नहीं होता। ये देखिए इधर एरर आ गया है। अब ये क्या एरर है? अगर आप इसको ये देखें गौर से, इसके ऊपर मैं माउस रखता हूँ, ये थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं स्क्रीन को। ऑप्शनल पैरामीटर मस्ट अपीयर आफ्टर ऑल रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। तो ऑप्शनल पैरामीटर हमेशा लास्ट में आएगा, इसको आप शुरू में नहीं कर सकते। तो इसको हमने डिफ़ॉल्ट पर वैल्यू अगर आपने देनी है तो वो b लाजमी एंड पे आएगा जी। तो इस तरह आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। मेथड रिटर्निंग वैल्यूज़ जी वो हम देख चुके हैं कि ये जो मेथड है ये वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। जिस मेथड ने जो वैल्यू रिटर्न करनी है हमने उसके नेम से पहले वो रिटर्न टाइप लिखनी होती है, और इधर फिर हमने रिटर्न स्टेटमेंट भी जरूर लिखनी है क्योंकि वो मेथड को वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जो मेथड को वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं उन्हें हम किसी अरिथमेटिक कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और प्रिंट आउट में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह देखिए मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, अब मैंने मैक्सिमम को डायरेक्टली इधर यूज़ कर लिया है। आप इसको किसी कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम मल्टीप्लाई आप 2 कर देते हैं, ये भी अलाउ है। या आप इसको इधर एक वेरिएबल बना के उसमें साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर टेस्ट इज़ इक्वल टू, इधर आप मैक्सिमम को कॉल कर ले 21 और 15, अच्छा और इसको मल्टीप्लाई कर दे आप 2 से, तो इधर आप कॉल कर ले टेस्ट को। तो अब ये देखें मैक्सिमम जब फंक्शन कॉल होगा इन दोनों में से मैक्सिमम है 21 रिटर्न आपको होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 42 आपको जो आंसर है वो टेस्ट में सेव हो जाएगा और प्रिंट आउट में 42 आना चाहिए। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका रिजल्ट देख लेते, देखें 42 आ गया। तो इस तरह आप मेथड यूज़ कर सकते हैं जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अच्छा जी नेम्ड आर्गूमेंट्स, आप ना इनके इसको कॉल कर सकते हैं नेम के ज़रिए भी।
फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो फंक्शन है इसको, इस लाइन को हम ख़त्म कर देते हैं और इसको इधर ही कॉल कर लेते हैं मैक्सिमम, और इसको कॉल कर लेते हैं 21 और 45। अब आपको पता है कि बी की वैल्यू 45 है तो इसने 45 रिटर्न करना है। इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मैक्सिमम 45 है तो 45 रिटर्न हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि जी बी को पहले पैरामीटर में पास करें, ठीक है, और ए को दूसरे नंबर जगह पे पास करें, तो आपने इधर क्या लिख देना है, बी इज इक्वल टू, और इधर आपने लिख देना ए इज इक्वल टू। अच्छा, इसके साथ आपने ये इस तरह इक्वल टू नहीं लगाना, आपने कॉलन लगाना है ये। अब देखिए, अब बी की वैल्यू 21 है, ए की वैल्यू 45 है, तो अब आपको रिटर्न तो 45 ही होना है, लेकिन इधर हम इधर ये चेंज कर सकते हैं, हम इधर रिटर्न मैक्स करवा रहे हैं ना, इस लाइन को हम देखिए, अगर हम कमेंट कर दें तो इधर हम सिंपल क्या कर देते हैं, हम रिटर्न करवा देते हैं रिटर्न ए। अब यहाँ हम ए को रिटर्न करवा रहे हैं। अब ये दोनों लाइनें हम प्रिंट करते हैं जी, इधर कंसोल डॉट, अच्छा जी, आपने अगर ये लाइन डुप्लीकेट करनी है तो कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी। अब इधर हम क्या करते हैं, इधर हम ये पैरामीटर नेम्ड पैरामीटर ख़त्म कर देते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या है, 21 ए में जाएगा, 45 बी में। अब इसे रिटर्न करना है ए, तो इधर आपको 21 रिटर्न होगा। अब दूसरी सिचुएशन में क्या है, ये जो 21 है, अब ये बी की वैल्यू है, ये बी में जाएगा और 45 ए में, और दूसरी दफ़ा आपको 45 रिटर्न होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखें, ये देखें, पहली दफ़ा 21 रिटर्न हुआ है, दूसरी दफ़ा 45। तो अगर आप नेम्ड आर्गूमेंट यूज़ करें, ये नेम्ड आर्गूमेंट्स हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इनका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप नेम्ड आर्गूमेंट यूज़ ना करें तो फिर जिस सीक्वेंस में ये वेरिएबल्स लिखे हैं उसी सीक्वेंस में असाइनमेंट होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है जी, ये आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, सेम मेथड नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, उसे हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, इस लाइन को भी रिमूव कर देते हैं, बल्कि इसको रिमूव कर देते हैं और इसका कमेंट ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, हम एक और मेथड बनाते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक इंटीजर मैक्सिमम। अब हम इसको 3 पैरामीटर पास कर देते हैं, इंटीजर बी और इंटीजर सी। अब ये देखिए, इसके ऊपर प्रोग्राम मैक्सिमम नॉट ऑल गोल पास रिटर्न वैल्यू। अच्छा, अभी तो रिटर्न हमने लिखना है, इधर हम उसी तरह रिटर्न मैक्स जो है ना वो ए बना लेते हैं। इधर हम चेक कर लेते हैं, इफ़ मैक्स इज़ लेस देन बी, तो इधर वो क्या करेगा, मैक्स इज इक्वल टू बी, और इधर आप दोबारा इफ़ लिख लें, इफ़ मैक्स इज़ लेस दैन सी, अगर ये सी से भी छोटा है तो मैक्स इज इक्वल टू सी, और एंड पे आप रिटर्न मैक्स करवा दें। अच्छा, ये जो सिलेक्शन आपके सामने आती है ना, आप सिर्फ टैब प्रेस करेंगे तो वो टाइप हो जाता है। तो अब ये देखें, अगर आप इसको करेंगे कॉल, ये भी कॉल होगी। अगर इसको मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ और इधर आप तीसरा पैरामीटर पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 15, या और इधर 21 की जगह हम कर देते हैं 65। इसको एग्जीक्यूट करें तो पहले 45 रिटर्न होगा और उसके बाद 65। ये है मेथड ओवरलोडिंग। देखिए, सेम मेथड नेम, फंक्शन का नेम सेम है, पैरामीटर डिफरेंट है। इधर 2 पैरामीटर है, इधर 3 पैरामीटर है। अगर आपने 2 इंटीजर लिखे हैं और आप नया फंक्शन बनाते हैं, वहाँ पे दोनों फ्लोट ले लेते हैं, तो भी वो मेथड ओवरलोडिंग है, उसे भी मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। उनके पैरामीटर की टाइप चेंज हो जाए या पैरामीटर की तादाद चेंज हो जाए तो वो मेथड ओवरलोडिंग है। तो ये जो मैक्सिमम है और मिनिमम है, इस तरह सॉरी मैक्सिमम को आप इस तरह ओवरलोड कर सकते हैं। अब जो जितने पैरामीटर पास करेंगे ऑटोमेटिकली वो वही कॉल कर लेगा कंपाइलर। मेथड ओवरलोडिंग भी हो गया जी। अच्छा, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। अच्छा जी, पास बाय वैल्यू से क्या मुराद है, ये पास बाय वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, इन मेथड्स को मैं ख़त्म कर देता हूँ, इधर मैं बल्कि इनको रहने देते हैं, इधर नया मेथड इधर बना लेते हैं।
स्टैटिक इंटीजर स्टैटिक वाइड, इधर हम बना लेते हैं टेस्ट, और इसको एक पैरामीटर पास कर देते हैं इंटीजर ए, एक पैरामीटर तीनों हो गया, इंटीजर बी, इंटीजर ए। अच्छा, इधर हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए, इसको हम कर देते हैं। अब हम इसको इधर डिस्प्ले कराते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन ए, इसको हमने प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद इधर मेन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों लाइनें इनको कमेंट कर देते हैं, और इधर हम लिखते हैं जी, पहले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, टेस्ट को कॉल करते हैं 5 के साथ, और इसके बाद इधर कंसोल डॉट राइट लाइन हम लिखते हैं दोबारा। अच्छा, इधर भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर बी इज इक्वल टू 5, इधर टेस्ट को कॉल करते हैं, इसको बी पास कर देते हैं, और कंसोल डॉट राइट लाइन में भी हम बी लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं जी क्या प्रिंट होता है। इधर 25 और 5 प्रिंट होना चाहिए, देखिए 25 और 5। तो बेसिकली हुआ क्या है, एक वेरिएबल बी बना है जिसकी वैल्यू 5 है। जब आपने ये फंक्शन कॉल किया है, ये 5 इसकी वैल्यू पास हुई है इस ए में, बी की वैल्यू पास हुई है। अब आपने ए को चेंज कर दिया, अब आपने ए को कर दिया ए मल्टीप्लाई बाई ए, अब ए मल्टीप्लाई बाई ए हो गए, तो इधर आपने प्रिंट कर दिया 25। यहाँ पे जब हमने बी प्रिंट किया तो यहाँ पे वैल्यू 5 प्रिंट हुई है, क्योंकि ये जो था पास बाई वैल्यू था। यानी कि आप फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल की पैरामीटर की वैल्यू चेंज करें तो ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसे कहते हैं पास बाई वैल्यू। पास बाई रेफरेंस क्या होता है कि अगर आप पैरामीटर की वैल्यू चेंज करें तो ओरिजिनल की चेंज हो जाए, उसे पास बाई रेफरेंस कहते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं, आपने इधर लिख देना रेफरेंस कीवर्ड, रेफरेंस इंटीजर ए, और इधर भी आपने रेफरेंस बी लिखना है। अब क्या होगा, अब बी का रेफरेंस पास होगा। अब आप इस ए की वैल्यू चेंज करेंगे तो बी की भी ओरिजिनल चेंज हो जाएगी, तो अब दोनों जगह 25 प्रिंट हो जाएगा। अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए 25 और 25, तो इसे कहते हैं पास बाई रेफरेंस। तो रेफरेंस का कीवर्ड आपने यूज़ करना है। तो एक हमारे पास पास बाई रेफरेंस करने के दो तरीके हैं, एक है जी रेफरेंस कीवर्ड के जरिए, और एक है आउट कीवर्ड के जरिए। अगर आपने जिस पैरामीटर को पास कर रहे हैं उसको इनिशियलाइज किया हुआ है तो फिर आपने रेफरेंस कीवर्ड यूज़ करना है। अगर ये जो पैरामीटर है इसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। देखिए इसके ऊपर मैं माउस रखता हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखें, यूज़ ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल बी, वो कह रहे हैं कि जी आप बी को पास तो कर रहे हैं लेकिन ये अनअसाइंड है, इसकी वैल्यू कोई नहीं, तो ए में क्या जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप चाहते हैं कि भाई मैं ए की वैल्यू, इधर ए को मैंने असाइन करनी है 5 इस फंक्शन के अंदर, तो अब आपको इधर रेफरेंस की जगह आउट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। आउट, इसका मतलब है कि बी को वैल्यू आप बाद में असाइन करेंगे, इधर भी आपको आउट लिखना पड़ेगा। तो आउट हम कब लिखते हैं कि जिस पैरामीटर को आप पास कर रहे हैं उसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया, फिर आपने इधर आउट लिखना है, और दोनों जगह पे इधर भी आउट लिखना है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करें तो अब ये 25 और 25, तो ये दोनों पास में रेफरेंस है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इनिशियलाइजेशन का। तो इस डिफरेंस को भी आपने जी ध्यान में रखना है। उसके बाद है जी पैरम्स कीवर्ड। अब देखें ये सी शार्प में एडिशनल फंक्शनलिटी है, एडिशनल फीचर है जो C++ में नहीं है। इसको देखते हैं जी, ये क्या है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अच्छा जी, शॉर्टकट की है कंट्रोल के कंट्रोल C, तो ये कमेंट हो जाएगा। तो अच्छा जी, ये देखें सी शार्प में क्या फैसिलिटी है हमारे पास। अगर हम चाहते हैं कि हम एक फंक्शन कॉल करें और जितने मर्जी उसमें पैरामीटर पास कर दें, एक तरीका तो ये है कि हम मेथड ओवरलोड करें। फॉर एग्जांपल मैं मैक्सिमम फाइंड करना चाह रहा हूँ या सम करना चाह रहा हूँ, 2 नंबर को मैं पास कर दूँ, 2 नंबर का सम करना चाह रहा हूँ, तो एक मैं सम का फंक्शन बनाऊंगा, उसमें 2 पैरामीटर होंगे। अगर मैं 3 नंबर को सम करना चाह रहा हूँ तो सम का फंक्शन बनाऊंगा, एक और ओवरलोड करूँगा, उसमें 3 पैरामीटर होंगे। अगर 4 को सम करना चाह रहा हूँ तो मैं ओवरलोड करूँगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा, उसमें 4 पैरामीटर पास करूँगा। लेकिन अगर मैं 5, 7, 8, 10 मतलब मुख्तलिफ वेरिएबल रखना चाह रहा हूँ तो क्या मैं इतने ज़्यादा फंक्शन ओवरलोड करूँगा। अब इससे बेहतर हमारे पास तरीका है कि हम पैरम्स का कीवर्ड यूज़ कर लें।
अब इससे क्या होगा कि आप जितने मर्जी पैरामीटर पास कर सकते हैं वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगे। तो ये एक फंक्शन है जी ऐड वाला या सम वाला। अब देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। इसको हमने अरे पास करना है और इसको जितने मर्जी पैरामीटर पास करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए जी, इसको हम लिखते हैं सबसे पहले स्टैटिक इंटीजर ऐड या सम इसका नाम रखें जो आपका दिल करता है। इधर आपने इंटीजर और आपने इसके साथ ये अरे की सिंबल लगानी है। सॉरी, पहले लिखा है पैरम्स इंटीजर ए। अब इधर आप इसको इन सब को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए इधर एक हम वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर सम इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं इसको, और इधर लूप लगा लेते हैं फॉर इधर वो फॉर ईच लूप लगा लेते हैं, फॉर ईच इंटीजर आई इन ए। तो इधर हम क्या करते हैं, सम प्लस इक्वल टू आई, इसको सम कर देते हैं और एंड पे हम रिटर्न करा देते हैं जी सम को। अब ये देखिए, इसको अगर मैं कॉल करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और मैं ऐड फंक्शन कॉल करता हूँ और मैं इसमें कर देता हूँ जी 2 और 5। तो इसको एग्जीक्यूट करें तो 5 और 2 7 जो है ना वो आपको रिटर्न हो जाएगा 7। अब देखिए जी, मैं एक और पैरामीटर लगा देता हूँ, 5 की जगह मैं इधर कर देता हूँ जी 4 में और कर देता हूँ। अब देखिए 7 और 4 11 जो है ना वो रिटर्न हो जाएगा ये। अब ये देखिए, ये फ़ायदा है पैरामीटर का। अब इसके मैंने एक और मेरा दिल करता है मैंने एक और नंबर को ऐड करना है। अब इधर मैं जितना मर्जी नंबर ऐड कर सकता हूँ, ये सबसे बड़ा फायदा है, मुझे कोई ऑपरेटर ओवरलोड नहीं करना पड़ना। और इसके लिए क्या है, पैरम्स का कीवर्ड मैंने लिखना है और यहाँ पे मैंने अरे बताना है। इसको अरे होगा तो ये जितनी भी वैल्यूज आप इधर पास करेंगे उतनी वैल्यूज का एक अरे बन जाएगा और उसके बाद लूप के जरिए आपने इनको सम कर लिया। तो ये देखें 43 आ गया। तो इस पैरम्स को, ये C# में नया फीचर है जो C++ में नहीं था जी। ये था एक कम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में। ये है जी कुछ प्रिंसिपल्स कि अगर आपने एक अच्छा फंक्शन बनाना है या अच्छा मेथड बनाना है तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो क्या है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, SRP इसे कहते हैं। एक मेथड को एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए, वो मल्टीपल काम नहीं इसे करना चाहिए। हालांकि आप ये इस तरह के बना सकते हैं लेकिन वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। आपने देखा होगा मैथ क्लास, भाई जो पावर का फंक्शन है वो सिर्फ पावर कैलकुलेट कर रहा है, जो सीलिंग का फंक्शन है वो सिर्फ होल नंबर हमें प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह जो मैक्स का फंक्शन है वो सिर्फ मैक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जब भी आपने मेथड बनाना है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। अगर आप अपने मेथड को एक्सप्लेन करते हैं और उसके अंदर एंड का कीवर्ड आप यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये प्रिंसिपल वायलेट किया है और वो एक अच्छा मेथड नहीं है। लिहाजा आपने आज के बाद ज़हन में रखना है कि जब भी मेथड बनाना है तो उसका एक क्लियर स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। आपने जो मेथड का नेम रखना है वो मीनिंगफुल रखना है। अब जिस तरह ये मैंने ऐड के लिए ये फंक्शन बनाया तो इसका नाम मैं ऐड रख लूँ, सम रख लूँ, लेकिन अगर इसका मैं नाम टेस्ट रख लूँ, भाई वो हालांकि अलाउ है, चलेगा, लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। अब ये देखिए, ये एक एग्जांपल मैंने दी है, कैलकुलेट मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर देन डू कैल्क। तो इस तरह का नाम देखिए, इस नाम से यूज़र को एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। आप जो फंक्शन का नाम रखें उस नाम से यूज़र को क्लियर इंडिकेशन चली जाए कि इस फंक्शन ने क्या करना है। तो ये फंक्शन नेम बेशक ये लेंथी है लेकिन ये बेटर है डू कैल्क से। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, कीप इट शॉर्ट। तो आपने मेथड को कोशिश करनी है शॉर्ट रखना है ताकि एक स्क्रीन पे आप उसे देख सके, रीडेबिलिटी जो है इससे बढ़ जाएगी। बहुत लेंथी फंक्शन जो है वो नहीं बनाने। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर फंक्शंस के बारे में। अच्छा जी, ये है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर से और आपने कमेंट में मुझे बताना है कि आपने ये तीनों फंक्शन लिखे कि नहीं लिखे। आपने 3 फंक्शन बनाने हैं। एक आपने मल्टीप्लाई का बनाना है जो 2 पैरामीटर्स इसको पास कर रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई करके आंसर रिटर्न कर दें। एक पावर का फंक्शन आप बनाएं और एक इस प्राइम का फंक्शन बनाएं। ये पहले 2 तो ईजी है। तो इस प्राइम का फंक्शन है, आपने इसको इंटीजर पास करना है और ये ट्रू रिटर्न करे अगर नंबर प्राइम है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करे। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये तीनों आपने कर लिए कि नहीं कर लिए। तो उम्मीद है आपको फंक्शन की समझ आ गई होगी। शुक्रिया जी। एक ये टॉपिक रह गया था, न्यू फॉर्म ऑफ मेथड विद सिंगल लाइन। अच्छा, ये एक्सप्लेन नहीं किया, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जांपल आप एक फंक्शन बनाते हैं स्टैटिक इंट सम 2, 2 नंबर्स को आप ऐड करना चाहते हैं
इंटीजर ए और इंट बी, और इसका सिंपल आप इधर क्या लिख सकते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। ये एक फंक्शन आपने बनाया जी, दो नंबर्स को ऐड करेगा और इसको रिटर्न कर देगा। इसको आप कॉल किस तरह कर सकते हैं, सिंपल इसको अगर हम कमेंट कर देते हैं और इधर मैं लिखता हूँ जी कंसोल डॉट राइट लाइन सम 2 और मैं पास कर देता हूँ 4 5। तो इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इसको 4 और 5 का जो सम है 9 वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये ऐसा फंक्शन है जिसमें के अंदर सिंगल लाइन है, दो नंबर्स को बस इसने ऐड करना है, इन्हें कहते हैं सिंगल लाइन फंक्शंस। तो इसका रिजल्ट देखें 9 आ गया। तो सिंगल लाइन जो फंक्शन है ना, इनको करने का एक और भी शॉर्टकट वे है कि आप ये जो फंक्शन लिखे ना, इसके आगे इज इक्वल टू ग्रेटर दैन और इधर आप लिख दें ए प्लस बी। तो अब ये है कि आपको बॉडी और रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी परफेक्ट चलेगा। ये देखें 9। तो ये भी एक फॉर्म है आपके पास फंक्शंस की, तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ। शुक्रिया।